Hello everyone, welcome you all in class 12th Geography. This is chapter number 7, Tertiary and Quaternary Activities, and we are discussing tertiary activity in this chapter. This is module 4 of chapter number 7, and in module 4 we are going to discuss people engaged in tertiary activity. Means there are different tertiary activity that we already discussed in the previous modules like trade, tourism, communication. So how many people and how much they are engaged in the tertiary activity? So let's discuss the today's topic. People engaged in tertiary activities. Earlier, more number of people were employed in the primary and secondary sector, as these sector provided more job, but now there has been a shift of job to tertiary or service sector. As you know, in the previous time, the maximum number of population engaged in primary, because as you know, not only India but also world different country were in form of primary sector in their प्रीवियस टाइम और इन देयर अर्लियर टाइम पीरियड, यानी कि अपने अर्लियर डेवलपमेंट के टाइम पीरियड पर वर्ल्ड की हर कंट्री प्राइमरी स्टेज में थी, यानी एग्रीकल्चर में एंगेज थी. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज बिकम और हैज़ बीन शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन इन द सेकेंडरी और इन टर्शरी सेक्टर. लेकिन इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री हैं या अफ्रीका की जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो आज भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही इंगेज हैं. बट इन एरियाज़ में भी, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, अब उसका शिफ्ट टर्शरी सेक्टर की साइड हो गया है. बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चर, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग है, इन सब के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए जिनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है. सो प्राइमरी एक्टिविटी लिमिटेड है. सेकेंडरी एक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए. एज यू नो, रॉ मटेरियल या मिनरल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो भी लिमिटेड फॉर्म में है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में भी जॉब्स लिमिटेड है. लेकिन टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, अबंडेंस में सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इसलिए प्रेजेंट एरा में जो पॉपुलेशन की शिफ्टिंग है, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन किस साइड मूव कर रही है, टर्शरी सर्विस की साइड मूव कर रही है. सो देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट of jobs to the tertiary or the service sector. In developed countries, a higher percentage of the worker are employed in providing service as compared to the less developed countries. But there is another factor कि developed countries, why they are developed? बिकॉज उनकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी, तब उनकी पॉपुलेशन सेकेंडरी में थी. आज हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन सेकेंडरी से टर्शरी में मूव कर रही है, तो उन डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिममली टर्शरी सेक्टर में एंगेज है. दैट्स वाई दे आर गेन मोर इनकम, सो दैट्स वाई दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़. Some selected example of these. Some of the selected examples that are related to the people engaged in tertiary activity are fall. Tourism. The first example of the tertiary activity, that is the tourism. Tourism is a part of service sector that refers to travel undertake for purpose of recreation rather than business. यानी बेसिकली हम टूरिज्म किसके लिए करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा रिक्रिएशन के लिए, यानी अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, थोड़ा एक हॉलीडे के लिए और अपने आप को रिफ्रेशन करने के लिए. These industry generate jobs as people are engaged in provide accommodation, meal, transport, entertainment, infrastructure, retail, trading and crafts. लेकिन टूरिज्म भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है. क्योंकि ये नंबर ऑफ जॉब्स, सर्विसेज जितनी प्रोवाइड करेगा उतना ही नंबर ऑफ जॉब्स भी प्रोवाइड करेगा. टूरिज्म जो हम करेंगे तो हमें अकोमोडेशन की नीड होगी, तो अकोमोडेशन के लिए होटल्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, उनको रूम प्रोवाइड करना, तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन करना, और कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के लिए जॉब ओरिएंट होंगे. देन मील्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मील्स प्रोड्यूस करने के अलावा फूड कुक करने के लिए. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, चाहे कार हैं, रिक्शा हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, रोड कंस्ट्रक्शन होंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा. एंटरटेनमेंट रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट्स, ये सभी कहीं ना कहीं टूरिज्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है. तो टूरिज्म कहीं ना कहीं इन सब इंडस्ट्रीज़ को एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. टूरिस्ट रीजन,
Tourism can be seasonal or throughout the year, like warmer places around the Mediterranean coast, west coast of India during winter, mountains in summer और winter spot region found in mountainous area. यानी टूरिज्म जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है. अकॉर्डिंगली विंटर्स में वी नीड टू मूव टू वार्मर प्लेसेस. विंटर में हम किसी वार्म प्लेस की साइड जाते हैं, समर में किसी कूल प्लेस की साइड जाते हैं या माउंटेनियस हिल एरिया पर जाते हैं. इस तरीके से हम सीज़न के अकॉर्डिंग, यानी टूरिज्म जो एक थ्रू आउट सीजन चलने वाला प्रोसेस है, और सीज़न के अकॉर्डिंग विंटर्स में या तो हम वार्मर एरिया पर जाएंगे या किसी कोस्टल रीजन पर जाएंगे. समर में हम कोस्टल रीजन पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी होती है. समर में हम किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे जहाँ कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम हो. सो अकॉर्डिंगली वी मूव टू द सीजन और अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी. Heritage side of a tourism throughout the year. Factors affecting tourism. Another that factor कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टूरिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं. When we move somewhere, then some factors which affect are moving. The rise in tourism industry is due to increased demand for it, which is thus influenced by the improvement in the standard of living and increased leisure time. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो टूरिज्म है, दैट इज़ द डिमांड. डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, और डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है और ह्यूमन बीइंग का लेज़र टाइम इंक्रीज़ हो रहा है. पहले हमारी इनकम लिमिटेड थी, लो इनकम लेवल था, इसलिए टूरिज्म इज़ अ लग्जरी वर्क. ये हमारी बेसिक नीड में नहीं आता. टूरिज्म हमारी लग्जरी नीड्स में आता है. सो अब लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ है, इनकम इंक्रीज़ हुई है, सो उन सब चीज़ों के साथ साथ वी आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन आर लेज़र टाइम. हम हमारे लेज़र टाइम पर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए हम टूरिज्म को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. अनदर, सो फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ द डिमांड एंड इंक्रीज ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड. सेकेंड फैक्टर दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन. इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पहले ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ इतनी इम्प्रूव नहीं थी, इसलिए लोग इतनी ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर जा भी नहीं पाते थे. लेकिन आज नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड हैं, डेवलप्ड हैं, सो उनकी वजह से, यानी ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट की वजह से भी लोग ज़्यादा टूरिज्म को अवेल कर रहे हैं. दैट हैज़ बीन मेड टूरिज्म और ट्रैवल ईजियर एंड डेस्टिनेशन रीचेबल. यानी जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, माउंटेनियस रीजन पे, हिल एरिया पे, ऐसे रफ टैरन एरियाज़ पे, कोस्टल रीजन्स पे, डीप इंटीरियर एरियाज़ में, वहाँ पर भी आप ईजिली पहुँच पाते हैं. टूरिज्म अट्रैक्शंस are specific feature of a place that attract people. These are as follow. Tourism attraction. Third point, that is a tourism attraction. कि tourism को क्या चीज़ इफेक्ट करती है? That is a tourism attraction. First point, we discuss factor which affect the tourism. First point, we discuss the rise of tourism industry due to the demand. Second, improvement in living standard. Third, improvement in transportation. Fourth is the tourism attraction. So in tourism attraction, first point, that is the climate. यानी tourism के attraction के कौन कौन से point of view हैं? टूरिस्ट जो किस किस चीज़ को देख के attract होते हैं? Why tourists attract for the certain things? So first of all, that is the climate. In winter holiday, an area having warm sunny weather is preferred, like beaches in South Europe. So it attract more number of tourists here. यानी कि आप वार्मनेस आपको चाहिए विंटर डेज में, सो वार्मनेस या सनी वेदर आपको चाहिए, तो वो कहाँ प्रेफर करेंगे? यू यूजुअली प्रेफर टू रीच द कोस्टल एरियाज़. लेकिन समर्स में हम कोस्टल एरिया पे नहीं जाएंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वी कांट सर्वाइव देयर. सो वी प्रेफर विंटर. इन विंटर वी प्रेफर द कोस्टल रीजन. बट इन समर्स जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, सो इट अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ टूरिज्म अकॉर्डिंग टू लैंडस्केप, माउंटेन्स, लेक्स, spectacular sea coast and landscape not completely altered by man are good tourist attraction. यानी कि जो completely man के थ्रू altered नहीं हुए, यानी जहाँ अभी भी नेचर का टच है, उन एरियाज़ में लोग जाना पसंद करते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हिल समर्स में हम हिली एरियाज़ को प्रेफर करते हैं, विंटर्स में कोस्टल एरियाज़ को प्रेफर करते हैं. हिस्ट्री एंड आर्ट, एंशियंट और पिक्चर्स क्यू. जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं. टाउन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैविंग
castles and places attract tourists. So जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या जो हिस्टोरिकल एरियाज़ हैं वो सब भी टूरिस्ट के अट्रैक्शन का एक मेन पॉइंट है. यहाँ भी टूरिस्ट अट्रैक्ट हो गए. 7 वंडर एज इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. Cultural and economy. Area having rich culture attract people as they go there to experience ethnic and local custom. For example, that is the love bond of Taj Mahal. Taj Mahal जो love bond के फॉर्म में जाना जाता है, जो 7 वंडर में इंक्लूड भी होता है वर्ल्ड के. सो इसके फील को देखने के लिए, लव की फील को देखने के लिए, इसके कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए लोग डिफरेंट ऐसे एरियाज़ में टूरिज्म करते हैं. मेडिकल सर्विस फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया. टूरिज्म का एक अनदर फैक्टर भी है, दैट इज़ द मेडिकल सर्विस. यानी टूरिज्म सिर्फ घूमने के लिए या हॉलीडेज़ के लिए या लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं, बल्कि टूरिज्म का एक अनदर फैक्टर है, दैट इज़ द मेडिकल सर्विसेज. डेवलप्ड कंट्रीज गिविंग एक्सपेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज़ बट डेवलपिंग कंट्रीज गिविंग cheaper medical facilities in comparison to the developed countries and more worthful and more high profile. यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्री हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में चीपर मेडिकल सर्विस और कहीं हाई प्रोफाइल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. So medical services or tourism take place when medical treatment is combined with international tourism activity. यानी कि मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए जब हम इंटरनेशनली यानी एक नेशन से दूसरे नेशन में टूरिज्म करते हैं, सो उसे हम मेडिकल टूरिज्म में इंक्लूड करते हैं. People from developed countries like US are visiting India for medical tourism or services. यानी कि अमेरिका जैसी हाई प्रोफाइल डेवलप्ड सिटी के लोग, डेवलप कंट्री के लोग इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में क्यों आते हैं? फॉर द मेडिकल सर्विसेज. क्योंकि अमेरिका में मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जबकि इंडिया में वही मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल, ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के साथ में मेडिकल सर्विसेज में भी जो मेडिकल इंजीनियरिंग होती है, दैट इज़ द मेडिकल इंजीनियरिंग फॉर्म. सो वहाँ ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं और चीपर फॉर्म में हैं. This bring economic benefit to India and other country where medical tourism is taking place like Thailand, Singapore, Malaysia and other medical related activities such as outsourcing of the medical tests, data interpretation, reading radiology images, interpreting magnetic resonance images like MRI and ultrasound tests are taking place in India, Australia and स्विट्ज़रलैंड. यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ सर्जरी वगैरह के अलावा भी डिफरेंट टेस्ट्स, मेडिकल टेस्ट, उनकी एनालाइज करना, रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, उनको इंटरप्रिटेशन करना, MRI करना, अल्ट्रासाउंड करना, ये सब वर्क बहुत ही चीपर रेट में और एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा परफेक्शन के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड जैसी साउथ ईस्ट एशियन में कंट्रीज़ में किए जाते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में किए जाते हैं. इसलिए मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग टूरिज्म करते हैं फॉर द मेडिकल सर्विसेज. थैंक यू.